So welcome back students. We will continue with the chapter Animal Kingdom that we were discussing in our last video. So we have studied till now till the phylum Cnidaria or Coelenterata. Now we will move on to the next phylum. So the next phylum that we will be studying today is known as phylum Ctenophora. Be very careful about the spelling. This C is silent, okay? It is pronounced, उच्चारण आप करोगे as Ctenophora, but spelling में जब लिखोगे you will write CT, the C is silent, ठीक है? Now ये जो phylum है, this is a very very interesting phylum, क्योंकि इसके जो members है, जो animals है इसमें, ये थोड़े से unique है. It's very similar to what we had studied in case of Cnidaria. तो Cnidaria में जैसे जेली फिशेस वगैरह हम लोग पढ़े, ये एनिमल्स भी अगर आप बहुत ही क्रूड नजरिए से देखें तो दे आर वेरी मच सिमिलर, बट इन अ साइंटिफिक वे में अगर आप देखें तो दीज आर डिफरेंट. कैसे डिफरेंट? नाउ दिस फाइलम Ctenophora, the animals are generally called as comb jellies. Comb jellies. Also, sometimes इन लोगों को ये भी कहा जाता है as sea walnuts. ठीक है. अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एनिमल्स थोड़े से यूनिक है इन कंपेरिजन टू Cnidaria? अब इसी यूनिकनेस की वजह से एक अलग फाइलम क्रिएट होना पड़ा, बनाना पड़ा. अब वो देखें. नाउ इफ यू लुक एट दिस एनिमल्स, दिस लुक समथिंग लाइक दिस. You have two tentacles over here. You have, now this is a two-dimensional blackboard. You imagine, आप सोचो इसे just like a ball, ठीक है, just like a ball. So here you have a mouth, and on the top you have a anal pore. The anal pore which is opposite to the mouth. So here you have the anal pore. Now the striking feature जिसके लिए इनको अलग करना पड़ा वो क्या है? इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाते हैं. So here is where the tentacles rise from. अब वो स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? इनके बॉडी में इट हैज मोर और लेस ट्रांसपेरेंट बॉडी, ठीक है. अब उसमें यू हैव 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स. ठीक है. सो ये 8 जो है इसको क्या कहते हैं? दीज आर सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स. कॉम्ब का मतलब क्या होता है? कंघी. तो कंघी कैसे दिखता है? दिस इज अ कंघी. तो ये प्लेट्स भी वैसे ही दिखते हैं. एक तरफ जैसे कंघी के दांत होते हैं वैसे ही सीलिया है, दूसरी तरफ एक फ्रेमवर्क है. नाउ दिस कॉम्ब प्लेट्स is very essential for its locomotion. ठीक है. तो जब ये एनिमल स्विम करता है तो ये सीलिया एक फ्लैग की तरह ऐसे लहराता है. तो जैसे ही सीलिया लहराएगा, जैसे हम लोग हाथ से स्विम करते हैं
ये सीलिया वही काम करता है। सो द एनिमल कैन मूव। सो ये जो कॉम्प्लेट्स है, इसी के वजह से ये पर्टिकुलर एनिमल्स एक अलग फाइलम में रखा गया है, क्योंकि दिस इज ए यूनिक फीचर। ये आप नीडेरिया में नहीं दिखे, ठीक है। और उसी के लिए इसका नाम भी रखा गया है एज कॉम्ब जेलीज। इसको अगर मार्किंग करें, सो हियर यू हैव द एनल पोर, हियर यू हैव अ माउथ, हियर यू हैव द टेंटकल्स, ठीक है, you have the tentacles. The other striking feature that these animals have is, जैसे थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इन केस ऑफ निडारिया वी हैड समथिंग कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट्स, स्टिंगिंग सेल्स। हमने फिगर्स भी बनाए थे कि एक स्प्रिंग की तरह रहता है, जब भी वो डेंजर महसूस करता है इट शूट्स आउट। सिमिलरली इनके पास भी ऐसा एक सेल है which is specialized for both defense as well as food capture, but these cells in case of ctenophorans are called as coloblast. It's not nidoblast. So nidoblast is for nidaria, coloblast is for the ctenophorans. Okay, now if we see the general characteristics of these animals, ये बड़े अद्भुत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि the ctenophorans possess the property of bioluminescence. They possess the property of bioluminescence. Bioluminescence क्या है? luminescence मतलब लाइट, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी। तो उसी से नाम आया है कि व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एमिट लाइट, जैसे जुगनू होते हैं, तो सिमिलरली ये एनिमल्स भी वैसे लाइट एमिट कर सकते हैं। तो कैसे? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होते हैं। सो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी के वजह से दे कैन एमिट लाइट, और इसके जरिए जब ये क्टिनोफोरन्स समुद्र में तैरते हैं, फॉर एग्जाम्पल एट नाइट स्पेशली, बिकॉज इन डे टाइम आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो नाइट टाइम में आपको लगेगा एक लाइट लगा हुआ बॉल समुद्र में तैर रहा है, या लाइट लगा हुआ ऐसे सैकड़ों बॉल्स समुद्र में तैर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी यूनिक लुकिंग थिंग। सो इसके लिए कुछ सेलर्स, मतलब जो समुद्र में रेगुलर जाते हैं, उन्होंने इसका एक कॉमन नाम भी दिया था। इनको बोला गया था एलियंस ऑफ द सी, एलियंस ऑफ द सी, क्योंकि नॉर्मली जेलीफिशेस लोग देखे थे, दे वर यूज्ड टू इट, बट जेलीफिशेस डू नॉट एमिट लाइट। तो जेलीफिश जैसा दिखने वाला एक दूसरा कुछ जानवर, लेकिन उसमें अद्भुत तरीके से लाइट, एंड दिस लाइट्स आर वेरी ब्राइट कलर्ड, लाइक ब्राइट ग्रीन, ब्राइट रेड, ब्लू। सो कुछ अजीब लगा लोगों को, सो दे कॉल्ड दिस क्रीचर्स एज एलियंस ऑफ द सी। ठीक है, सो कीपिंग इन माइंड दीज, और कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि वही फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम लोग चालू उसी बेसिस पे देखते हैं, जैसे हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट इज ऑफ टिश्यू ग्रेड, सिमिलर टू निडारिया, इट इज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यू कम टू द सिमेट्री। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, क्टिनोफोरा में यू हैव अ बाइरेडियल सिमेट्री।
वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। निडेरिया में हम लोगों का क्या था, रेडियल सिमेट्री था। इसमें क्या है, बाई रेडियल सिमेट्री अलोंग द ओरल एब ओरल एक्सिस। मतलब इस फिगर को अगर देखेंगे तो इसको अगर सिमेट्री करना चाहे आप तो यू कैन वेरी वेल डिसेक्ट इट फ्रॉम हियर। सो ये बायलैटरल हो गया, ये 8 कॉम्प्लेट्स है तो इधर 4 आ गए, इधर 4 आ गए, यहां एक टेंटकल आ गया, यहां एक टेंटकल आ गया। माउथ सॉरी एनस माउथ दोनों इक्वली डिवाइडेड हो गए। उस हिसाब से बायलैटरल भी है और आप रेडियली भी काट सकते हो बिकॉज इट इज सर्कुलर। सो दैट इज वाई इसका सिमेट्री यूनिक है, दैट इज वाई इट हैज अ बाई रेडियल सिमेट्री। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्यादातर आपको फाइलम्स में ऐसे दोनों तरीके की सिमेट्री नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इफ वी लुक, वी हैव द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी द इट्स डिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनके पास वही 2 एम्ब्रायनिक जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बस, देयर इज नो मेसोडर्म। सो अभी तक टिनोफोरा तक वी आर गेटिंग अ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ सीलोम, क्योंकि पिछले दिन डिस्कस किए थे कि जब तक मेसोडर्म नहीं आएगा तब तक आप सीलोम नहीं देख पाओगे। सो ऑब्वियसली ए सीलोमेट, सेगमेंटेशन का कोई सवाल नहीं है। सो नो सेगमेंटेशन और नो सेगमेंट्स, एंड ऑब्वियसली नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सो नो नोटोकॉर्ड। सो नो नोटोकॉर्ड, ठीक है, बेसिस के हिसाब से। नाउ कमिंग टू इट्स लाइफ फॉर्म्स, दिस टिनोफोरन्स they have a mouth, so while swimming जो फूड पार्टिकल टेंटकल्स के वो कोलोब्लास्ट सेल्स के जरिए कैप्चर हो रहे हैं, those are taken in from the mouth. The digestion in this animal, the digestion in this animals is both intra and extracellular. Both intra as well as extracellular. So that is the digestion part. Excretion is obviously through the anal canal and the anal pore. Coming to its fertilization, just clean the board. Coming to its fertilization, a very important point, in case of Ctenophora, the fertilization is exclusively sexual. ध्यान रखना, it's exclusively sexual. That means asexual reproduction का कोई सवाल नहीं है, जो भी होगा these are sexual reproduction. Okay, so reproduction is एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल। निडेरिया में हम लोग देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था, और एक चीज था वहां पे क्या, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मेटाजेनेसिस। इस पे आप नहीं देखोगे क्योंकि सवाल नहीं है। जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, वहां पे आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन नहीं दिखेगा, सिंपल बात। सो यू हैव अ एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। The development, or rather reproduction, the development is indirect. That means आपको एक larval stage मिलेगा. What is the name of the larva? The name of the larva is Cydipid.
So you have a sidipid larval stage during its development. So development इसका indirect है. कुछ एग्जाम्पल्स जिसको हम लोग गौर करेंगे उसमें से पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट एक है वो है हॉर्मीफोरा. हॉर्मीफोरा अगेन साइंटिफिक नेम पिछले दिन हम मेंशन किए थे, अंडरलाइन इट, फर्स्ट लेटर कैपिटल. इसका कॉमन नेम है सी वॉलनट. ये इंपॉर्टेंट मेंबर है इस फाइलम का. ठीक है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेंबर एक है जिसका भी एक कॉमन नाम है, दैट इज प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया अगेन अंडरलाइन. इसका कॉमन नेम है सी गूसबेरी. सी गूसबेरी. ओके. सो दीज टू एग्जाम्पल्स इसीलिए मैं मेंशन किया क्योंकि इनके कॉमन नाम होते हैं. जैसे निडारिया के केस में हम लोग पढ़ रहे थे सी फैन, सेल बाय द विंड, सी पेन, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. वैसे ये कॉमन नेम से क्वेश्चन आ सकता है कि सी वॉलनट इज बोल के आपको 4 ऑप्शन देगा. उस चारों ऑप्शन में एक ये होगा. सो इफ यू डोंट नो साइंटिफिक नेम एंड द कॉमन नेम बोथ, आप उस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे. ठीक है. बिकॉज साइंटिफिक नेम देख के पहचानना बहुत मुश्किल है. ठीक है. सो इसीलिए इन दोनों को मेंशन किया मैंने. सो मोर और लेस दैट इज ऑल अबाउट. सो आफ्टर द टीनोफोरा वी मूव टू द नेक्स्ट फाइलम. अब ये एक इंपॉर्टेंट स्विच है क्योंकि ये नेक्स्ट फाइलम में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइलम? इट्स फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस. प्लैटीहेलमिन्थिस. ये जो फाइलम है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, इनके जो एनिमल्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि द एनिमल्स बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. डॉर्सोवेंट्रली मतलब बोथ फ्रॉम द डॉर्सल एस्पेक्ट एज वेल एज फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट. जैसे मान लीजिए एक इंसान का ऐसा शरीर है, उसको पीछे की तरफ यानी कि डॉर्सल, ये बैक डॉर्सल, वेंट्रम इज बेली टुवर्ड्स द स्टमक. सो दोनों तरफ से अगर प्रेशर दे दिया जाए तो क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. सो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. ठीक है. इसी के लिए दीज आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे हम लोग उसी हिसाब से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्यों बताया मैंने, स्विच क्यों है? बिकॉज नाउ यू हैव अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अब टिश्यूज नहीं रहे, टिश्यूज मिलके पर्टिकुलर ऑर्गन्स बना चुके हैं. ठीक है. दैट इज वाई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सवाल क्या हो सकता है? विच इज द फर्स्ट फाइलम टू शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सो योर आंसर शुड बी प्लैटीहेलमिन्थिस. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर द सिमेट्री, this has a bilateral symmetry, simple bilateral symmetry. ठीक है. Next, this is important, the germ layers. First time we will see a triploblastic organism. मतलब Platyhelminthes has 3 embryonic germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. So first time you have a triploblastic germ layers or triploblastic embryonic layers. ठीक है.
Next we have the coelom part. Still we don't have a coelom, so again acoelomate, no coelom. ऑब्वियसली सीलोम का मतलब क्या था? सीलोम का मतलब था कैविटी, एक जगह. तो जो चीज चपटा होगा वहां पे कैविटी का कोई सवाल ही नहीं है. सो यू डोंट फाइंड कैविटी इन अ फ्लैट सरफेस. कैविटी होने के लिए एक वॉल्यूम होना चाहिए, इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, इट्स फ्लैट. सो ऑब्वियसली यू डोंट हैव सीलोम, सो इट इज एसीलोमेट. फिफ्थ, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? क्योंकि दीज हैव false segmentation in some animals. सारे मेंबर्स में नहीं, false segmentation, true segmentation नहीं है. तो true और false segments क्या है, ये हम पिछले हम लोगों का जब लेक्चर था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो यू नो व्हाट इज false segmentation. एंड ऑब्वियसली द लास्ट पॉइंट इज no notochord. No notochord. Because we are studying non-chordates, तो notochord किसी में भी नहीं रहेंगे. So these are the basic characteristic features. इसमें से आपका this is very important because first time आप ट्रिप्लोब्लास्टिक देख रहे हो, first time आप organ level of organization of the body देख रहे हो, ठीक है. false segmentation की बात भी पहली बार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. Now moving on, इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में now these flatworms mostly, yeah, rather all the animals that belong to these are endoparasite. endoparasite endoparasite का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है. सो एंडो मतलब जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है. एक्टो पैरासाइट्स भी होते हैं जो बॉडी के बाहर रहता है, जैसे कि जू हो गए, बालों में रहता है. फिर यू हैव टिक्स एंड माइट्स, डॉग्स के शरीर में होता है. तो दोज आर एक्टो पैरासाइट्स, ठीक है. बट जो बॉडी के अंदर रहेंगे दोज आर एंडो पैरासाइट. एंड व्हाट इज अ पैरासाइट? परजीवी तो ठीक है. पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर है फॉर इट्स फूड एंड न्यूट्रिशन. सो इट्स एन नॉन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. अपने से वो जी नहीं सकता, इट नीड्स अ होस्ट. तो जिसके बॉडी में रहता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग पैरासाइट. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलवेज रिमेंबर, होस्ट एंड पैरासाइट एक स्पीसीज के नहीं हो सकते. इट मस्ट बी ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है. सो मोस्टली द प्लैटीहेलमिंथेस और द फ्लैटवर्म्स, दीज आर एंडोपैरासाइट्स. सो देयरफॉर पैरासाइट्स की जिंदगी बड़ा कठिन है. क्यों कठिन है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे शरीर में एक फ्लैट वॉर्म को रहना है. सो ऑब्वियसली उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी तो ये चाहेगा नहीं कि कोई एक्सटर्नल चीज बॉडी में रहे. तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मार गिराना चाहेगा. बॉडी के ब्लड फ्लो, बॉडी के अगर एलिमेंट्री कैनाल में रहा तो वहां का फूड का मूवमेंट, तो सारा चीजों से, इसको बाउल मूवमेंट कहते हैं हम लोग, वो बाहर आ सकता है. सो व्हाट इट नीड्स एन एंकर. इट नीड्स एन एंकर. एंकर मतलब जैसे नाव के होते हैं ये, वैसे उसको कुछ चाहिए जिसके भरोसे वो बॉडी पे जुड़ के रह सके. हाथ पैर तो है नहीं भाई इसके पास, तो क्या है? दीज हैव साकर्स. These have suckers and hooks.
तो इन सकर्स एंड हुक्स के जरिए दीज एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर आराम से रह सकते हैं। आपके इंटेस्टाइन के वॉल के साथ ये उसी हुक से ऐसे चिपक गया, वो चिपका ही रहेगा वहां पे, वो कहीं हिलेगा नहीं। और फायदा क्या मिलेगा उसको? उसको फायदा ये मिलेगा कि इट कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम योर बॉडी। सो आपके फूड से आपका इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो पूरा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, आपके बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब ना होके इसके शरीर में जा रहा है। सो इट इज गेटिंग एडवांटेज। ठीक है, सो बेसिकली पैरासाइट्स do not require a very well developed digestive system, जरूरत नहीं है। ठीक है, so it is already getting nutrients from the host. So इसमें भी these platyhelminthes they have a mouth but no anal opening. माउथ तो है लेकिन देर इज नो एनल ओपनिंग। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हाट इट डज इज इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट्स बॉडी सरफेस, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, थ्रू द बॉडी सरफेस। लेकिन एक्सक्रीशन तो होना है। एक्सक्रीशन कैसे होगा? इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस द एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज डन बाय फ्लेम सेल्स, or these are also called as solenocytes, or these are also called as protonephridia। ठीक है, सो एक्सक्रीशन का जिम्मेदारी इनके ऊपर है जो बॉडी का अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। नाउ सिंस हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोले हैं, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले हैं, सो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो हैज अ नर्वस सिस्टम, नॉट अ टिपिकल नर्वस सिस्टम जैसे हम लोगों का है, बट इट हैज अ नर्वस सिस्टम जिसमें आपको दिखेगा एक लैडर, सीढ़ी। सो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सपोज दिस इज द बॉडी, सो उस बॉडी में यू हैव टू नर्व फाइबर्स इंटरकनेक्टेड बाय कनेक्टिव्स। तो दिखता कैसे होगा? सीढ़ी के जैसा। So that is why we call it a ladder-like nervous system. Coming to its reproduction. Reproduction is sexual. Fertilization is internal, मतलब बॉडी के अंदर, and the development is indirect, that means it has larval stages. अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि the two most common examples प्लैटीहेल्मिन्थिस के, एक है टीनिया सोलियम, so this is commonly called as tapeworm.
टेप वर्म क्यों? इट लुक्स लाइक अ टेप, मेजरिंग टेप जो होता है टेलर के पास रहता है, तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है दैट इज फैसियोला हेपेटिका, कॉमन नेम इज लिवर फ्लूक। इसका बॉडी ऐसे वर्म की जैसा नहीं है, इसका बॉडी कैसा है? इसका बॉडी इज लीफ लाइक। हियर यू हैव अ साकर, you have a mouth, so this is fasciola, this is tinea। तो टीनिया का ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्कोलेक्स, क्या कहते हैं? स्कोलेक्स, ठीक है। सो दीज टू एग्जाम्पल्स आर वेरी कॉमन। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए दोनों बहुत नुकसान कर सकता है एज पैरासाइट्स। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी about this fasciola, this fasciola hepatica पैरासाइट है, तो इसके कुछ लार्वल स्टेजेस है। लार्वल स्टेजेस का नाम क्या है? स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सार्केरिया, ठीक है। ये तीनों लार्वल स्टेजेस, दीज थ्री आर लार्वल स्टेजेस। तो दीज थ्री लार्वल स्टेजेस आर फाउंड इन स्नेल। स्नेल दिखता है हम लोगों को, मॉनसून में अभी बहुत दिखेगा, जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है वहां पे। दिस थिंग इज स्नेल, दिस इज अ स्नेल। सो ये जो तीन लार्वल स्टेजेस है ये दिखता है स्नेल पे। अब स्नेल के बॉडी से इसका दूसरा लार्वल स्टेज आता है जिसका नाम है मेटासार्केरिया। मेटासार्केरिया। Now this is dangerous। क्यों? क्योंकि ये मेटासार्केरिया जो है ये जहां जहां से स्नेल गुजरा है वहां के जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं उस एक्वाटिक प्लांट्स में चिपक जाते हैं, ठीक। अब खतरा क्यों बता रहे हैं? नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सब्जी अच्छे से ना धोए उसको खा लिए, ठीक है। मान लो एडिबल वेजिटेबल्स जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, वो जहां पे था वहां से एक स्नेल गुजरा है और उसके ऊपर ये लगा हुआ है। आप खीरा उठाए सीधे खा लिए, यू डिड नॉट वॉश इट, सो ये मेटासार्केरिया आपके बॉडी में घुसेगा। ये एक हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? घास खाने वाले जानवर, हार्बीवोर्स। तो इन केस ऑफ फैसियोला हेपेटिका जनरली इट इज द शीप, भेड़। तो भेड़ जब एक्वाटिक प्लांट्स के उस एनवायरनमेंट से घास या प्लांट्स खा रहा होगा उसके शरीर में ये घुस सकता है। तो सवाल आता है, तो शीप के शरीर में घुसा तो घुसा, हमको क्या है? नाउ रिमेंबर, शीप, भेड़ जो है बहुत ही एक एडिबल प्राणी है, जस्ट लाइक गोट। सो अनकुक्ड फ्लैश से आपके शरीर में ये घुस सकता है और फिर ये कहां जाएगा? आपके लिवर के बिलियरी डक्ट्स में। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लिवर फ्लूक, और आपके शरीर में बहुत नुकसान पहुंच सकता है, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टीनिया। दैट इज टीनिया, बस एक मिनट, टीनिया सोलियम। इसके भी ऐसे तीन लार्वल स्टेजेस हैं, दैट इज ऑन्कोस्फियर,
hexacanth and Cystosarcus. This Taeniasolium is called as pork tapeworm. Pork tapeworm क्योंकि it can be infected from and enter the body by eating raw or uncooked pig meat. तो इसीलिए pork tapeworm. दूसरा एक स्पीसीज है, इट्स टीनिया सैजिनेटा. दिस इज कॉल्ड बीफ टेपवर्म. सिमिलरली, क्यों आप इन्फेक्टेड हो सकते हो बाय ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड बीफ. सो एज वी वर डिस्कसिंग, इन केस ऑफ द टीनियासोलियम, this larval stage Cystosarcus, this Cystosarcus is particularly very very dangerous. क्यों? क्योंकि इसका इन्फेक्शन जब होता है, द मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज सिस्टीसार्कोसिस. दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन. क्यों? क्योंकि नॉर्मली टीनियासोलियम हम लोगों के इंटेस्टाइन तक ही रहता है, वहीं से रहता है. लेकिन द सिस्टीसार्कस लार्वा, इसका इन्वेडिंग नेचर बहुत ज्यादा है. मतलब दीज कैन इवन रीच द मसल्स, दीज कैन इवन रीच द ब्रेन, एंड वंस a Cystosarcus reaches the brain, the life of that patient becomes very very critical. ठीक है, इसीलिए Cystosarcus is a very very dangerous stage in its life cycle. तो सिमिलरली मेडिकली टीनियासोलियम का इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज टीनियासिस. टीनियासोलियम एज वेल एज टीनिया सैजिनेटा दोनों. एंड सिमिलरली इफ यू आर इन्फेक्टेड बाय फैसियोला, इट इज कॉल्ड एज फैसियोलियासिस. ठीक है, इज नोन एज फैसियोलियासिस. इस प्लैटीहेल्मिन्थिस ग्रुप में एक और एनिमल है जिसका नाम है प्लैनेरिया. दिस प्लैनेरिया शोज अ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन. रीजेनरेशन मतलब जैसे हम लोग को हाइड्रा में भी दिखता है कि कोई भी बॉडी पार्ट का लॉस हो गया अगर, तो वो बॉडी पार्ट वापस ग्रो कर सकता है. सो प्लैनेरिया इज अ स्पीसीज in platyhelminthes which shows this capacity of regeneration. This regeneration is a very very unique characteristic. सारे एनिमल्स में ये बात नहीं होती है. ठीक है, कुछ ही में ये बात होती है. तो जिनमें से प्लैनेरिया इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल एंड इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फाइलम platyhelminthes. So this is all we can discuss about this particular phylum platyhelminthes.